सो हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में अपने बात करने वाले हैं चैप्टर 3 ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है, दो चैप्टर्स हमने डिटेल में वर्ड बाय वर्ड एवरी डॉट्स एंड कॉमास मैंने पढ़ाया है, लर्न कराया आप लोगों को एनसीईआरटी का। ठीक है, चलो बढ़िया। स्टूडेंट्स, ये क्या है चैप्टर? ये चैप्टर बच्चे कहीं ना कहीं कंटिन्यूएशन है जो चैप्टर 2 में हुआ था उसका। चैप्टर 2 के अंत में हम लोगों ने क्या देखा था कि बहुत सारी पॉलिसीज गवर्नमेंट की सक्सेसफुल थी, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, ठीक है कि नहीं है, जैसे अलग अलग इंडस्ट्रीज आए थे, वो ठीक है, पर ओवरऑल दिस डिड नॉट वर्क। ओवरऑल इट डिड नॉट वर्क। इंडिया का इकोनॉमी का हालत 1980s तक ऐसा हो गया था कि हम लोगों के पास ऑयल का पैसा कम था। अगर आप लोग चैप्टर 2 सुने हो तो यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। हम लोग फोकस कर रहे थे इनवर्ट स्ट्रैटेजी पर कि हम लोग इंपोर्ट कम करें और खुद के लिए ज्यादा काम करें, ये सब हम लोगों का गोल्स था। बट लेट मी टेल यू, अनफॉर्चुनेटली इट डिड नॉट वर्क दैट वे। इतना अच्छे से जो हम लोग सोचे हुआ नहीं। बहुत सारे कारण थे ऐसा क्यों नहीं हुआ, और लास्ट में 1991 में इंडिया को मजबूर होकर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पास जाना पड़ा। किसके पास जाना पड़ा सर? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पास। क्यों? क्योंकि इंडिया मजबूर हो गया था। सर मजबूर हो गया था, क्यों मजबूर हो गया था सर? आइए समझते हैं कुछ कारण क्या हुआ। एक्चुअली 1991 में और 1991 के पहले हर वो चीज जो खराब हो सकता था वो इंडिया के साथ खराब हुआ। सर समझ में नहीं आया ये आप क्या बोल रहे हैं? सर समझ नहीं आया ये आप क्या बोल रहे हैं? आइए सुनिए, आइए सुनिए, सुनिए सुनिए सुनिए। ऑयल, इंडिया ऑयल इंपोर्ट करता था। इंडिया ऑयल इंपोर्ट करता था, ये तो आपको पता है। उस समय आपको पता है कुवैत, इराक, इन लोग का झगड़ा छिड़ गया। सर कुवैत और इराक दोनों ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस है। अब जब इनका झगड़ा छिड़ गया तो इससे फर्क क्या पड़ा? इससे दुनिया भर में ऑयल का दाम बढ़ गया। एक तो इंडिया के पास इनकम नहीं, और प्लस ऑयल का दाम बढ़ गया। सुनिए, बहुत कुछ हुआ 1991 के आसपास। इंडिया को जो 1991 में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पास जाना पड़ा, बहुत मजबूर होकर जाना पड़ा। एक तो ऑयल का बिल बढ़ गया, और अभी आपका इससे पेट नहीं भरा हो तो और क्या हुआ सर? स्टूडेंट्स पता और क्या हुआ? बताइए सर। आप लोगों का ऑयल का बिल बढ़ने के साथ साथ क्लास, ऑयल का बिल तो जो बढ़ना था वो बढ़ा, उसके बढ़ने के साथ साथ क्लास, उस समय एक चीज होता था, एक बॉडी होता था जिसको बोलते थे यूएसएसआर। यूएसएसआर एक कंट्री थी, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। अब यूएसएसआर जो था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये 15 कंट्रीज को मिला के एक कंट्री था। इसके अंदर कौन कौन थे जानना चाहोगे? सर बिल्कुल जानना चाहेंगे। कुछ कंट्रीज का नाम बता दे रहा हूं आपको, जिससे आपको आइडिया लग जाए। रशिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, ऐसा करके बहुत, 5 तो मैंने बोल ही दिया, ऐसे करके बहुत सारे। ये सब किसका पार्ट थे बताइए? यूएसएसआर का। ये सब किसका पार्ट थे क्लास? बोलिए। यूएसएसआर का पार्ट थे। अब ये सब यूएसएसआर का पार्ट थे तो यूएसएसआर एक बड़ी कंट्री था। यूएसएसआर टूट गया 15 कंट्रियों में। आज देखते हो तो, पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर में, रशिया यूक्रेन का वॉर अभी भी चल रहा है। यही तो मैं आपको बोल रहा हूं, यूएसएसआर उस समय डिसइंटीग्रेट हो गया, टूट गया। सर
तो यूएसएसआर जो डिसइंटीग्रेट हो गया सर, यूएसएसआर जो डिसइंटीग्रेट हो गया उससे क्या फर्क पड़ा इंडिया को? इंडिया का काफी एक्सपोर्ट्स यूएसएसआर में होता था। इंडिया जो काफी माल बेचता था वो कहां बेचता था मालूम? यूएसएसआर में। इंडिया जो काफी माल बेचा करता था वो यूएसएसआर में बेचा करता था। अब आप लोग समझ नहीं रहे हो क्लास, अब आप लोग समझ नहीं रहे हो कि हो क्या रहा है। सर बताइए क्या हो रहा है? क्योंकि इंडिया का मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स यूएसएसआर को होता था, यूएसएसआर टूट गया तो हर कंट्री अब अपना इंपोर्ट डेस्टिनेशन डिसाइड करेगी। जरूरी थोड़ी है कि सब कोई अब इंडिया से ही खरीदे, क्योंकि 15 कंट्रीज है तो 15 डिसीजन मेकर्स है। तो इंडिया का एक्सपोर्ट कम हो गया, यूएसएसआर टूटने की वजह से इंडिया का एक्सपोर्ट कम हो गया। और सुनिए, खाली इतना ही आपको लग रहा है? और सुनिए, जो एनआरआईज थे, एनआरआईज नॉन रेसिडेंट इंडियंस, नॉन रेसिडेंट इंडियंस मतलब वो लोग जो लोग अपना पैसा, एनआरआईज मतलब वो लोग जो लोग अपना पैसा क्लास, वो लोग अपना पैसा जो है वो इंडिया में जमा करके रखे थे, बाहर काम करते थे विदेशों में, वो लोग अपना पैसा इंडिया से निकालने लगे। वो लोग अपना पैसा इंडिया से बाहर निकालने लगे। सर ये कैसा झमेला हो गया? हाँ, वो लोग अपना पैसा इंडिया से बाहर निकालने लगे तो इंडिया हर तरीके से घिर गया था, हर तरीके से घिर गया था। तब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पास इंडिया को 1991 में जाना पड़ा। उस समय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर 1991 के टाइम पे थे, जो बाद में जाके हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर भी बने, मिस्टर डॉक्टर एक्चुअली मनमोहन सिंह। ही वॉज अ ब्रिलियंट इकोनॉमिस्ट, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ही वॉज अ ब्रिलियंट इकोनॉमिस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडिया हेड, डॉक्टर मनमोहन सिंह। वो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पास गए और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को बोले भैया हमें लोन दे दो। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक उनसे एक सवाल किया कि देखो फर्स्ट टाइम नहीं है कि इंडिया लोन लेने आया है, लोन ले लो आप, वी रिस्पेक्ट यू सर, पर आप लोन चुकाओगे कैसे? इंडिया फॉरेन कंपनीज को रहने नहीं देता, इंडिया की सरकार खुद बिजनेस करती है अपनी कंट्री में, ऐसे कैसे कंट्री चलेगा, कैसे आप लोन चुकाओगे? चलिए हम आपको लोन देते हैं, सब्जेक्ट टू 3 कंडीशंस, सब्जेक्ट टू 3 कंडीशंस। हाँ, ये वही 3 कंडीशंस है जो आप लोगों का चैप्टर का नाम है, चैप्टर 3 का नाम है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इन तीनों शब्दों के बारे में समझ लीजिए क्या है। आपको याद है चैप्टर 2 में मैंने बताया था कि इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे यहाँ के जो प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस है उन पर बहुत सारा लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट, ये बिजनेस नहीं कर सकते, वो बिजनेस नहीं कर सकते, ये बिजनेस खाली स्मॉल इंडस्ट्रीज कर सकती है, लार्ज इंडस्ट्रीज नहीं कर सकती, ऐसे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे। आईपीआर 1956, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी, इतना ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस था। लिबरलाइजेशन मतलब इतने रेस्ट्रिक्शंस को कम करना। इतने सारे बिजनेसेस थे जो प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकते थे। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने कहा मनमोहन सिंह जी को कि भैया आप लिबरलाइज करिए, गवर्नमेंट का काम बिजनेसेस चलाना नहीं है, प्राइवेट सेक्टर को फ्रीडम दीजिए बिजनेस करने का, प्राइवेट सेक्टर को एक्सपैंड होने का फ्रीडम दीजिए। एमआरटीपी एक्ट याद है, मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। अगर आपको याद नहीं है तो आपने चैप्टर 2 की रीडिंग घर पे 2-3 बार नहीं करी है खुद से। एमआरटीपी एक्ट में क्या हुआ था? मेरे को जो याद है, मैं थोड़ी कुछ देख के बोल रहा हूं भाई। एमआरटीपी एक्ट जो है उसमें गवर्नमेंट ने लिमिट सेट कर दिया था कि इतना अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है बिजनेस में, इससे ज्यादा आप एक्सपैंड नहीं कर सकते। अगर आपके पास इतना इन्वेस्टमेंट है तो यू कैन नॉट स्टार्ट न्यू बिजनेसेस। प्राइवेट सेक्टर बोला, सॉरी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक मिस्टर मनमोहन सिंह को बोला क्यों प्राइवेट सेक्टर को एक्सपैंड होने से आप क्यों रोक रहे हो, क्यों प्राइवेट सेक्टर को आप कुछ एरियाज में बिजनेस नहीं करने दे रहे? लिबरलाइजेशन मतलब प्राइवेट सेक्टर को फ्रीडम देना, आजादी देना। लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, लिबरल वर्ड का मतलब क्या होता है? फ्री। लिबरलाइजेशन का मतलब फ्रीडम टू द प्राइवेट सेक्टर टू डू देयर बिजनेसेस एज पर देयर विल एंड विश। फिर क्या आया बोलो? प्राइवेटाइजेशन। सर ये प्राइवेटाइजेशन क्या है सर? सर प्राइवेटाइजेशन का मतलब था, समझ लीजिएगा बात को, कि कोई लॉस मेकिंग बिजनेस है,
कोई लॉस मेकिंग बिजनेस है, तो गवर्नमेंट लॉस मेकिंग बिजनेसेस को कैसे चला रहा है? लोगों से टैक्स लेता है और वो लॉस मेकिंग बिजनेस में टैक्स भरता है। क्या फायदा हो रहा है इससे? जो इकोनॉमी में रिच टैक्स पेयर्स है, बेचारे उनको खराब लग रहा है उल्टा, कि उनका बिजनेसेस को यूज करके लॉस में चलाया जा रहा है, उनका टैक्सेस को यूज करके सरकार बिजनेसेस लॉस में चला रही है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब, अगर एक लॉस मेकिंग बिजनेस है गवर्नमेंट का, उसको बोलते हैं सिक यूनिट। सिक सिक यूनिट, मैं मतलब दोबारा नहीं बताऊंगा। सिक यूनिट मतलब लॉस मेकिंग यूनिट्स ऑफ द गवर्नमेंट या बिजनेस, लॉस मेकिंग बिजनेस, वो सारा को बंद करिए, ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक बोल रहा है। या अगर आपको बंद नहीं करना है तो आप प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर करिए, प्राइवेट सेक्टर को ओनर बनाइए, प्राइवेट सेक्टर ठीक अपने हिसाब से चला लेगा। इसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन। एंड फाइनली था जीएलबी, ग्लोबलाइजेशन। आप दुनिया को क्यों बाहर कर दिए? आईबीएम था हमारी कंट्री में, कोको कोला पेप्सी था, गवर्नमेंट ने भगा दिया था 1980s के दौरान, भगा दिया था आईबीएम कोको कोला सबको। भगाने से क्या फायदा हुआ? यहां के लोगों का नौकरी गया। ग्लोबलाइजेशन मतलब दुनिया के साथ रिलेशनशिप बनाइए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स अलाउ करिए, इन्वेस्टमेंट्स अपनी कंट्री में अलाउ करिए, टेक्नोलॉजी फ्लो अलाउ करिए, तब जाके आप डेवलप होगे, तब जाके आप जीतोगे। और ये 1991 के बाद का ही असर है जो आज के इंडिया में आप और हम रह रहे हैं। आज का इंडिया में बहुत सारा कमी है, बट ये 1991 वाला इंडिया भी नहीं है। Yes, today we are not a developed nation, sorry, but at least we are better than where we were in 1991. अगर आपको विश्वास नहीं होता है कि आप 1991 से बेटर लाइफ जी रहे हो, जो उस समय 1991 में आदमी जी रहा था लाइफ, आप उससे बेटर लाइफ जी रहे हो, अगर आपको भरोसा नहीं होता है तो आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछिए कि वो लोग हफ्ते में कितनी बार या महीने में कितनी बार रेस्टोरेंट और मूवीज अफोर्ड कर सकते थे, और आप फिर कंपेयर कर लीजिए आप कितनी बार कर सकते हैं। यू विल गेट योर आंसर। सर समझ में आ गया है, सर समझ में आ गया। तो चलिए ये चैप्टर को एनसीईआरटी से पढ़ेंगे पूरा। लेट्स सी क्या लिखा है, क्या बोला है मिस्टर के आर नारायणन ने, हु वाज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के आर नारायणन जी ने क्या बोला है, आइए सुनते हैं। लेट्स हियर इट आउट, लेट्स रीड इट आउट। देयर इज अ कंसेंसस इन द वर्ल्ड टुडे that economic development is not all and the GDP is not necessarily a measure of progress in the society। कितना इंपॉर्टेंट बात, कितना भारी बात है। के आर नारायणन। सोसाइटी में जीडीपी बढ़ रहा है। जीडीपी मतलब अभी के लिए आप लोग समझ लो नेशनल इनकम। हालांकि आपको मैंने मैक्रो के क्लास में बताया जीडीपी का डिटेल मतलब, अभी के लिए सिंपली नेशनल इनकम बोल रहा हूं, मैक्रो में पूरा डिटेल में बताया हूं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी बढ़ रहा है, तो क्या ये बोल सकते हैं कि सोसाइटी में वेलफेयर बढ़ रहा है? इनफैक्ट आपको मैक्रो का लेक्चर याद है मेरा, तो मैंने एक क्वेश्चन भी करवाया है कि जीडीपी इज नॉट अ मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, जिसमें आपको डेन पढ़ाया था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, एक्सटर्नैलिटीज, नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस, ये सब पढ़ाया था। इन शॉर्ट यहां लिखा है कि एक कंट्री का जीडीपी बढ़ रहा है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो कंट्री के लोगों का स्टाइल, लाइफस्टाइल बेटर हो रहा है, या वो कंट्री या वो सोसाइटी प्रोग्रेस कर रही है जस्ट बिकॉज जीडीपी बढ़ रहा है। जीडीपी इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। जीडीपी इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। अपने बुक में लिखेंगे ये सब कोई, जीडीपी इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। चलिए, जो टॉपिक को मैंने आपको ब्रीफ में पढ़ाया है, एनसीईआरटी अब आपको वो डिटेल में पढ़ाएगा। खत्म है। You have studied in the previous chapter that since independence, India followed the mixed economic framework by combining the advantages of capitalist economic system with those of the socialist economic system। ठीक है, by combining the advantages of the capitalist economic system with those of the socialist economic system।
Some scholars argue that over the years, this policy resulted in establishment of a variety of rules and laws which were aiming at controlling and regulating the economy, ended up instead of hampering the progress of growth and development. मतलब ये जो इकोनॉमी में हम लोगों ने सोशलिस्ट आइडियोलॉजी लेकर आया था, इसलिए लाया था कि हम लोग जो है इकोनॉमी को रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ चलाएंगे, पर इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा दिए कि हम लोगों ने इकोनॉमी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का बाजा बजा दिया। ये एनसीईआरटी बोल रही है, मैं नहीं। विच वर एम्ड एट कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग द इकोनॉमी, है ना, आगे क्या लिखा है पढ़ो, ended up instead in hampering the process of growth and development। जो इकोनॉमी को बढ़िया करना चाहिए था, रेगुलेटेड वे में चलना चाहिए था, उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रुक गया था। Others state that India, which started its development path from near stagnation, has since been able to achieve growth in savings, developed a diversified industrial sector which produces a variety of goods, and has experienced sustained expansion of agricultural output which has ensured food safety। तो 1991 के बारे में कुछ लोगों का मानना था कि इंडिया का अवस्था खराब है, खराब है, खराब है। कुछ का मानना था नहीं नहीं, इंडस्ट्रीज आ गए हैं, सोसाइटी डेवलप हो गया है, थिंग्स हैव बिकम बेटर। पर आगे पढ़िए, अब आइए देखिए असली 1991 का सच। जो ये चैप्टर पढ़ रहा है, याद रखिएगा आप 1991 के आसपास पढ़ रहे हैं। 1991 में क्या हुआ और उसके बियॉन्ड क्या हुआ, आप ये पढ़ रहे हैं। इधर देखिए, इन 1991, क्या मैंने आज का लेक्चर यहीं से शुरू किया था? हाँ, इंडिया मेट विद एन इकोनॉमिक क्राइसिस, क्या हमने बताया था? बिल्कुल, रिलेटिंग टू इट्स एक्सटर्नल डेट। The government was not able to make repayment on its borrowing from abroad. Foreign exchange reserves, which we generally maintain to import petroleum and other important items, dropped to levels that were not sufficient for even a fortnight। एक दो हफ्ता जितना भी हम लोगों के पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं था। इंडिया फॉरेन एक्सचेंज क्यों मेंटेन करती है? एसेंशियल गुड्स जो हम लोग को इंपोर्ट करना है, ऑयल, पेट्रोल और भी एसेंशियल आइटम्स जो बाहर से ही आएगा, अपने खुद नहीं बनाते हैं, वो सब चीज पे इंडिया बाहर वालों पे निर्भर है। ये सब चीज के लिए रखा गया था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। वो रिजर्व्स इतना कम हो गया था इंडिया के पास, इंडिया देखो जो पुराना लोन्स था वो तो चुका पा ही नहीं रहा था, प्लस इंडिया के ऊपर बर्डन इतना आ गया था, इंडिया के ऊपर क्राइसिस ऐसा आ गया था कि इतना लो लेवल ऑफ रिजर्व्स चला गया था कि 2 हफ्ता का भी ऑयल इंडिया नहीं खरीद सकता था। ये तो था एक मुसीबत। The crisis was further compounded by rising prices of essential goods। याद है इराक, ईरान, कुवैत का वॉर, आज मैं बताया, जो 1991 में हुआ था, गल्फ वॉर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? गल्फ वॉर। गल्फ वॉर की वजह से, जो मैंने आज लेक्चर में शुरू में ही बोला था, गल्फ वॉर का स्टोरी, गल्फ वॉर की वजह से ऑयल का दाम बढ़ गया। गल्फ वॉर की वजह से ऑयल का दाम बढ़ गया। तो एक ठो तो भैया एक तरफ से हमारा लगा हुआ, कैसे लगा हुआ, कैसे लगा हुआ, ऐसे लगा हुआ कि हमारी इकोनॉमी में सफिशिएंट पैसा नहीं, और जो हम लोग को खरीदना है उसका दाम और बढ़ रहा है। बताइए, दो तरीके से उदास। ऑल दीज लेड द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस अ न्यू सेट ऑफ पॉलिसी मेजर्स विच चेंज द डायरेक्शन ऑफ अवर डेवलपमेंटल स्ट्रेटेजीज। इससे हमारे डेवलपमेंटल स्ट्रेटेजीज का डायरेक्शन चेंज हो गया। In this chapter, we will look at the background of the crisis, measures that the government had taken। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। क्राइसिस कहां से शुरू हुआ ये पढ़ेंगे हम लोग। यहां तक सभी को क्लियर है? आई एम श्योर एवरीवन ऑनलाइन, यस और नो? बैकग्राउंड क्लियर है सबको अभी तक? यस और नो फटाफट बोलना, जल्दी से जल्दी। कर्ण देखना, बाहर पानी का बोतल शायद हम रख दिया, खाली जस्ट बाहर, गेट खोल। सामने है ना? हाँ, थैंक यू। ओके, ये हो गया बैकग्राउंड। अब चलिए समझते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। The origin of the financial crisis can be
ट्रेस्ड फ्रॉम द इनएफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन द 80s। ये रहा, मैंने आपको बोला सरकार हाई रेट ऑफ टैक्स लगा रही है, गवर्नमेंट करप्शन कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर को बिजनेस नहीं करने दे रहा। यही तो रहा, यही तो लिखा हुआ यहाँ पे, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन द 80s। क्या गलत लिखा है? सही लिखा है। वी वेर मैनेजिंग द इकोनॉमी इनएफिशिएंटली। We know that for implementing various policies and its general administration, the government generates funds from various sources such as taxation, running of public sector enterprises, etc. ये बिल्कुल ठीक है। When expenditure is more than income, government borrows to finance the deficit from banks and also from people within the country and from international institutions. When we import goods like petroleum, we pay in dollars which we earn from our exports. अब देखो बैकग्राउंड क्या है कि एक तो हमारा मैनेजमेंट इनएफिशिएंट था, दूसरा हमें यह समझाया गया है कि अगर हमारा एक्सपेंडिचर हमारे इनकम से ज्यादा है, मतलब गवर्नमेंट लोगों से जितना टैक्स ली उससे ज्यादा गवर्नमेंट इकोनॉमी में खर्च दी, तो वो एक्स्ट्रा पैसा कहां से आया? फॉरेन बोरोइंग से। अब वो फॉरेन बोरोइंग्स को तुम कैसे चुकाओगे? तुम जो फॉरेन एक्सपोर्ट्स करते हो, तुम जो माल फॉरेन में एक्सपोर्ट करते हो, उससे जो तुम पैसा कमाओगे, तुम उससे ये खर्चा भरपाई करोगे। आगे पढ़ तो, आगे पढ़ो। डेवलपमेंट पॉलिसीज रिक्वायर्ड दैट इवन दो द रेवेन्यूज वेर वेरी लो, सुनना, डेवलपमेंट पॉलिसीज रिक्वायर्ड दैट इवन दो द रेवेन्यूज वेर वेरी लो, भले ही रेवेन्यूज बहुत कम था, development policies required that even though the revenues were very low, the government had to overshoot its revenue to meet challenges like unemployment, poverty and population explosion. तो क्या क्या challenges था? unemployment, बेरोजगारी, गरीबी और population का बढ़ना. The continued spending on development programs of the government did not generate additional revenue. Government कैसा additional programs रखता था पता है उस समय? जैसे मनरेगा। मनरेगा में क्या होता है कि भाई अगर तुम बेरोजगार हो तो गवर्नमेंट तुमको गारंटीड नौकरी दे रहा है, अगर तुमको नौकरी नहीं मिल रहा है तो तुम घर बैठ के पैसा लो। एक बात बताओ, सरकार ने खर्चा किया बट इस खर्चे से पैसा कहां आया? तुम समझो, तुम लोग समझ नहीं रहे हो। दो तरीके का खर्चा होता है, एक होता है प्रोडक्टिव और एक होता है नॉन प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव खर्चा वो है कि जहां तुम खर्चा किया तो उससे तुमको इनकम मिला। नॉन प्रोडक्टिव खर्चा वो है जहां पे कोई इनकम नहीं जनरेट हुआ। मैं अभी तुमको एग्जांपल दे देता हूं, मैं तुमको एक एग्जांपल दे देता हूं। हाँ चलो सही है। स्टूडेंट्स अभी कुछ समय पहले ही, शायद 4-5 साल हुआ है, मे बी ईयर का टाइमलाइन मैं गड़बड़ बोल रहा हूं बट जो भी है, अयोध्या में एक राम मंदिर बना। अयोध्या में एक राम मंदिर बना। आप लोग एक बात नहीं समझे, अयोध्या में राम मंदिर बना, ये एक रिलीजियस कॉन्सेप्ट नहीं है। ऑब्वियसली ये रिलीजियस पर्सपेक्टिव है, जिन लोगों को राम मंदिर जाना पसंद है वो लोग जाएं, बट आप लोग एक पर्सपेक्टिव नहीं समझ रहे हो। इससे अयोध्या में ज्यादा टूरिस्ट जाएंगे कि भैया सुने अयोध्या में बहुत बड़ा राम मंदिर बना है, ज्यादा टूरिस्ट जाएंगे। तो क्या टूरिस्ट राम मंदिर जाते हैं, प्लेन उतरता है, राम मंदिर घुसते हैं और वापस आ जाते हैं? हाँ, रास्ता में शॉपिंग नहीं करते, वहां के होटलों में नहीं रुकते, वहां के रेस्टोरेंट्स में नहीं खाते, वहां पे साड़ियों की दुकान पे शॉपिंग नहीं करते? नहीं करते क्या? करते हैं। ये हो गया प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर, ये हो गया प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। और एक होता है कि भैया तुम लोग बेरोजगार है, तुम लोग के पास नौकरी नहीं है, कोई बात नहीं, हम तुम लोगों को 1,500 रुपया घर बैठे देंगे, 1,500 रुपीज पर मंथ घर पे बैठ के। ये प्रोडक्टिव है अनप्रोडक्टिव है? अनप्रोडक्टिव है। तुमको तो बैठ के खाने का आदत होगा इससे। रेवेन्यू कैसे बढ़ा गवर्नमेंट का? हम अगर कोई भी खर्चा करेंगे तो हम ये सोच के करेंगे ना कि उससे मेरे पास पैसे आए। उस समय सरकार अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर पे खर्चा कर रही थी। देखो लिखा है, द कंटिन्यूड स्पेंडिंग ऑन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट डिड नॉट जनरेट एडिशनल रेवेन्यू, मोरओवर द गवर्नमेंट वाज नॉट एबल टू जनरेट सफिशिएंटली फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज सच एज टैक्सेशन। क्यों? टैक्स कौन देता है?
ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर को तो तुम बिजनेस ही नहीं करने दे रहा है। तुम लोग समझ रहे कैसा मुसीबत में फंसा। प्राइवेट सेक्टर को तुम बिजनेस नहीं करने दे रहा है, उससे तुम्हारा तुम्हारा मतलब गवर्नमेंट का टैक्स इनकम कुछ नहीं है, और खुद इकोनॉमी को मैनेज नहीं कर पा रहा है, इससे अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर से कोई इनकम नहीं है, हर तरफ से फंस रहा है। When the government was spending a large share of its income on areas, ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो, when the government was spending a large share of its income on areas which do not provide returns, immediate returns such as social sector and defense, there was a need to utilize the rest of its revenue in a highly efficient manner. तो जरूरत था कि अपना जो रेवेन्यू है उसको यूटिलाइज करे इन अ हाईली एफिशिएंट मैनर. The income from public sector undertakings was also not very high to meet the growing expenditure. Public sector undertakings मतलब गवर्नमेंट बिजनेसेस भी इतना पैसा नहीं कमा पा रहे थे कि हम लोग इंडिया अपना एक्सपेंडिचर खुद बियर कर सके. At times, our foreign exchange reserves borrowed from other countries and international financial institutions was spent on meeting consumption needs. मतलब तुम समझ रहे कितना खराब दशा है. उधार पे लेकर खा रहे थे, बोरोइंग्स लेते थे और वो बोरोइंग से इन्वेस्टमेंट नहीं, खाली खुद का घर का जरूरत पूरा करने में चला जाता था इंडिया का. नीदर वॉज एन अटेम्प्ट मेड टू रिड्यूस सच प्रोफ्लिगेट स्पेंडिंग. प्रोफ्लिगेट मतलब हाई अननेसेसरी स्पेंडिंग. नॉर सफिशिएंट अटेंशन वाज गिवन टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स टू पे फॉर ग्रोइंग इंपोर्ट्स. इंपोर्ट्स बढ़ रहा है, अरे इंपोर्ट्स कैसे करोगे तुम करेंसी, तुम कुछ सामान खरीदे कैसे पे करोगे फॉरेन एक्सचेंज में? फॉरेन करेंसी कमाते कैसे हैं? जब तुम कुछ माल बेचो, हम लोग बेचने में एकदम पीछे थे, खरीदने में बहुत आगे थे, तो गरीबी तो आना ही था. In the late 1980s, government expenditure began to exceed its revenue by such large margins. In the late 1980s, government expenditure began to exceed its revenue by such large margins that meeting the expenditure through borrowings became unsustainable. मतलब तुम लोग समझ नहीं रहे, पहले क्या होता था. मान लो तुम लोग ना अपने दोस्त के साथ गया 5,000 पॉकेट में था, खर्चा 5,500 का हुआ, तो ठीक है, फॉर द टाइम बिंग तुम 500 रुपया किसी दोस्त से उधार ले लिया. इंडिया का हो गया था कि इनकम 5,000 था और खर्चा कर दिया मालिक 11,000, तो क्या दोस्त 6,000 उधार दे देगा? अनसस्टेनेबल. मतलब इतना खर्चा बढ़ गया था कि अब उधार से भी काम नहीं बनता. Prices of many essential goods rose sharply. Imports grew at a very high rate without matching growth rate of exports. ये बात शायद 5वीं बार लिख दिया एनसीईआरटी में अभी तक में कि इंपोर्ट्स इतना तेजी से बढ़ रहा था पर एक्सपोर्ट्स बिल्कुल भी नहीं था सफिशिएंट. इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा था, एक्सपोर्ट्स बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं था. क्लास एक्सपोर्ट्स के पूरे लगे हुए थे. पॉइंट में लिखा हुआ है, एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, foreign exchange reserve declined to a level that was not adequate to finance import for more than 2 weeks. मैं बार बार 2 weeks बोल रहा हूं, ये वर्ड याद रखना. इंपोर्ट्स इतना गिर गया था, मतलब सॉरी एक्सपोर्ट्स इतना गिर गया था कि हमारे पास इतने नहीं पैसे बचे थे कि हम 2 हफ्ता का जरूरत पूरा कर ले इंडिया का. और हैरानी का बात सुनोगे, जब हम लोग उधार किसी का चुकाते हैं तो हम लोग क्या चुकाते हैं? प्रिंसिपल पोर्शन और इंटरेस्ट साथ में बराबर. अपने पास इतना पैसा नहीं था कि अपने खाली इंटरेस्ट पोर्शन पे कर सके, प्रिंसिपल ओरिजिनल पोर्शन तो रहने दो. लिखा हुआ एनसीईआरटी में, देयर वाज नॉट सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज टू पे द इंटरेस्ट दैट नीडेड टू बी पेड टू इंटरनेशनल लेंडर्स. इंटरेस्ट पे करने जितना पैसा नहीं था. ऑल्सो नो कंट्री और इंटरनेशनल फंडर वॉज विलिंग टू लेंड टू इंडिया. कोई कंट्री या कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन तैयार नहीं था इंडिया को मुसीबत से निकालने के लिए. कोई नहीं था. अब आएगा कहानी में ट्विस्ट. इंडिया थक गया 1980s में. ये सब देख देख के इंडिया थक गया. क्या लिखा है? कोई बोलेगा अगर ये पैराग्राफ सर ने याद नहीं कराया तो वो झूठ बोल रहा है. सर ने याद कराया है.
सर ने 3-4 बातें तो करी। पहला बात, इंडिया का जो प्रोग्राम्स था वो उन एरियाज में एक्सपेंडिचर हो रहा था जो इमीडिएट रिटर्न्स नहीं देते, जैसे सोशल और डिफेंस एरियाज। पहला बात। दूसरा बात, टैक्सेस इंडिया इकट्ठा इतना नहीं कर पा रहा था कि अपने घर का खर्चा पूरा कर सके। दूसरा बात। तीसरा बात, इंडियन पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट बिजनेसेस, पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट बिजनेसेस, वी आर नॉट अर्निंग इनफ। तीसरा बात, so that we could meet our own expenditure. Fourth baat, our exports were very less compared to our imports. Fifth, this resulted in huge debt burden. This resulted in huge udhar. This resulted in huge udhar on us. 5 बातें बताया हूं मैं। अब क्या होगा, तुम लोगों को पता है अब क्या होगा। सुनो, India approached the IBRD, International Bank for Reconstruction and Development. India approached who? बोलो, the International Bank for Reconstruction and Development. India approached कहाँ बोलो ना, the International Bank for Reconstruction and Development, IBRD. India approached the International Bank for Reconstruction and Development, popularly known as World Bank. New news for you. वर्ल्ड बैंक को ही क्या बोला जाता है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसी को वर्ल्ड बैंक बोला जाता है, सुन लो। एंड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंडिया दोनों जगह, मैंने बोला था आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक दोनों जगह इंडिया गया। आइए बात क्या हुआ सुनिए, कितना रिसीव किया देखो, कितना लोन मिला इंडिया को देखो एक बार। $7 billion, $7 billion, 7 लाख करोड़, 7 लाख नहीं, 7 करोड़ नहीं, $7 billion, लाखों करोड़ों रुपया इंडिया को रिसीव करना पड़ा। अब क्या हुआ, अपने को $7 बिलियन ही लिखना है एज लोन टू मैनेज द क्राइसिस। फॉर अवेलिंग द लोन, दिस इंटरनेशनल एजेंसीज एक्सपेक्टेड इंडिया, देखो अब देखो 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 देखो, $7 बिलियन दिया पर कोई भी लोन अनकंडीशनल नहीं होता है। फॉर अवेलिंग द लोन, दिस इंटरनेशनल एजेंसीज एक्सपेक्टेड इंडिया, क्या एक्सपेक्टेड था इंडिया से? क्या एक्सपेक्टेड था इंडिया से? टू लिबरलाइज and open up the economy by removing restriction on the private sector, reducing the role of government in many areas yani privatization, and remove trade barriers between India and other countries, globalization. पहला देखो, remove restrictions on the private sector, ये हो गया तुम्हारा L, liberalization, reduce the role of government in areas, privatization, and trade barriers को remove करना, globalization. दिख गया LPG, दिख गया एलपीजी, क्लास ध्यान से स्क्रीन पर एकदम, एलपी और जी दिख गया। अब इंडिया जो है, सुनिए ना, इंडिया जो है वो इतना मजबूर था, मरता क्या ना करता, अलाउ हाँ किया। इंडिया अग्रीड टू द कंडीशनैलिटीज, हाँ करना ही पड़ता, करता गया। इंडिया अग्रीड टू द कंडीशनैलिटीज ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ एंड अनाउंस्ड द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। एंड फाइनली क्या अनाउंस किया गया, क्लास बताइए, क्लास क्या अनाउंस किया गया? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अनाउंस हो गया। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कंसिडर्ड ऑफ वाइड रेंजिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जैसे the thrust of the policies was towards creating a more competitive environment in the economy and removing the barriers to entry and growth of firms. 2 कैटेगरीज ऑफ मेजर्स लाया गया, सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। दिस सेट ऑफ पॉलिसीज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। जो पॉलिसीज गवर्नमेंट लेकर आया 91 के बाद, वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो सकता है, क्लास ध्यान से। पहला
अरे बोलो पहला, पहला स्टेबलाइजेशन मेजर्स, पहला बोलो ना स्टेबलाइजेशन मेजर्स, और दूसरा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स। पहला स्टेबलाइजेशन मेजर, दूसरा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स। पहला था स्टेबलाइजेशन और दूसरा था स्ट्रक्चरल। सर फर्क क्या होता है दोनों में? स्टेबलाइजेशन मेजर था इमीडिएट दवा, तुमको सर्दी हो गया तुरंत तुम वो कैल्पॉल या कोई डिकोल टोटल टाइप का दवाई ले लेते हो, चेस्ट एंड कोल्ड ले लेते हो, ये था स्टेबलाइजेशन मेजर। शॉर्ट टर्म मेजर, तुरंत जो दवाई है वो देना, तुरंत रिलीफ का। और स्ट्रक्चरल मेजर था इंडिया का लॉन्ग टर्म इलाज, लॉन्ग टर्म में इंडिया का स्ट्रक्चर चेंज करना है, और स्टेबलाइजेशन इमीडिएट रिलीफ देना है। Stabilization measures are short-term measures intended to correct some of the weaknesses that have developed in the BOP and to bring inflation under control. Very important, very important. Learn करेंगे सब साथ में, बोलेंगे ये वाला लाइन, बोलो everyone, stabilization measures बोलो सबको ही। Stabilization measures are short-term measures intended to correct some of the weaknesses that have developed in the balance of payment and to bring inflation under control. फिर से एक बार, stabilization measures are short-term measures intended to correct some of the weaknesses that have developed in the balance of payments and to bring inflation under control. And to bring inflation under control. In simple words, this means that there was a need to maintain sufficient foreign exchange reserves and keep the rising prices under control. हाँ, चीजों का दाम बहुत ज्यादा ना बढ़े, यानी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना। ये था स्टेबलाइजेशन, ये था स्टेबलाइजेशन। शॉर्ट टर्म, अगर शॉर्ट नोट्स आ गया स्टेबलाइजेशन मेजर्स पे, तो यहां तक लिखना है, यहां तक, यहां से यहां तक। ऑफ कोर्स एमसीक्यू में आपको नहीं पूछेगा ये, बट इन जनरल बता रहे हैं। चलो एक बारी फिर से रीड करते हैं, बोलो क्लास, बोलो क्या है? स्टेबलाइजेशन मेजर्स, बोलो स्टेबलाइजेशन मेजर्स आर शॉर्ट टर्म मेजर्स। एक और बार, स्टेबलाइजेशन मेजर्स आर शॉर्ट टर्म मेजर्स intended to correct some of the weaknesses that have developed in the balance of payment. एक और बारी, stabilization measures are short term measures intended to correct some of the weaknesses that have developed in the balance of payments and to bring the inflation under control. महंगाई को कंट्रोल पे लाना। In simple words, this means that there was a need to maintain sufficient foreign exchange reserves and keep the rising prices under control. In simple words, bolo, in simple words, this means there was a need to maintain sufficient foreign exchange. In simple words, this means there was a need to maintain sufficient foreign exchange reserves and keep the rising prices under control. आगे पढ़ते हैं। अब आएगा स्ट्रक्चरल लॉन्ग टर्म मेजर्स। ये देखो, ऑन द अदर हैंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पॉलिसीज, बोलो बोलो बोलो, ऑन द अदर हैंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पॉलिसीज आर लॉन्ग टर्म मेजर्स, आर लॉन्ग टर्म मेजर्स aimed at improving the efficiency of the economy, aimed at improving the and increasing its international competitiveness, by removing the rigidities in various segments of the Indian economy. रिजिडिटी मतलब स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो लगा दिया था सरकार ने उसको रिमूव करना, क्योंकि स्ट्रक्चर तभी बदलेगा जब रिजिडिटी हटेगा। चलो एक बार और, ऑन द अदर हैंड, बोलो एवरीवन, ऑन द अदर हैंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पॉलिसीज। फिर से, ऑन द अदर हैंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पॉलिसीज आर लॉन्ग टर्म मेजर्स aimed at improving the efficiency of the
long-term measures aimed at improving the efficiency of long-term measures aimed at improving the efficiency of the economy and increasing its international competitiveness by removing the and increasing its international competitiveness by removing the rigidities in various segments of the by removing the rigidities in various segments of the Indian economy. आगे बढ़ते हैं, क्या होता है चलिए. The government initiated, बोलो. The government initiated a variety of policies, बोलो. The government initiated a variety of policies which fall under three heads. You know what it is? Liberalization, privatization and ग्लोबलाइजेशन. तो ये तीनों स्ट्रक्चर के अंदर आता है. किसके अंदर आता है बोलो? स्ट्रक्चरल के अंदर आता है. स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के अंदर आता है. समझ आ गया सर? समझ आ गया. अब स्टूडेंट्स ये जो लिबरलाइजेशन पढ़ेंगे पहले ही आपको बता दे रहे हैं. इसका सिंपल मतलब कि कोई भी लेमैन आपसे पूछे तो आप बता पाए. लिबरलाइजेशन का मतलब है स्टूडेंट्स जो इतने हार्डकोर रेस्ट्रिक्शंस थे उसको रिमूव करना, कि हर चीज में लाइसेंस लगेगा, उसको कम करना. कुछ बिजनेसेस प्राइवेट सेक्टर कर ही नहीं सकता, वैसे बिजनेसेस का लिस्ट को कम करना. प्राइवेट सेक्टर को फ्रीडम देना कि अपने आप बिजनेसेस को एक्सपैंड कर सके, नई ब्रांचेस खोल सके, ये सारे फ्रीडम्स देना. ये सब क्या होता है बोलो? लिबरलाइजेशन. ये सब क्या होता है बोलो ना क्लास, बोलो. लिबरलाइजेशन. ये सब होता है लिबरलाइजेशन. चलिए आइए देखिए. एज पॉइंटेड आउट इन द बिगिनिंग, बोलो. एज पॉइंटेड आउट इन द बिगिनिंग, रूल्स एंड लॉज, बोलो. रूल्स एंड लॉज which were aimed at regulating the economic activities became major hindrances in the growth and development. जो सरकार ने रूल्स एंड लॉज बनाया वो एक डेवलपमेंट के रास्ते में बैरियर, बाधा बन गया था. सरकार के बनाए हुए रूल्स एंड लॉज एक बाधा थे. आगे पढ़िए. लिबरलाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड टू पुट एन एंड टू दिस रिस्ट्रिक्शंस. लिबरलाइजेशन क्यों लाया गया? ये जितने बाधाएं थे उसको खत्म करने के लिए. एंड ओपन वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स को खोल देना. इकोनॉमी में बाधाओं को हटाना और अलग अलग सेक्टर्स को खोल देना. Though a few liberalization measures were introduced in 1980s in areas of industrial licensing, export-import policy, technology upgradation, fiscal policy and foreign investment, reform policy initiated in 91 were most comprehensive. इसका मतलब समझो, यहाँ बोला है कि सरकार ने 1980s में भी बदलाव लाना शुरू किया था, पर जो बदलाव 1991 के बाद में आए वो ज्यादा बड़े बदलाव थे. आइए पढ़ते हैं एक एक करके बदलाव. चलो 1991 एंड बियॉन्ड क्या क्या बदलाव आए एक एक करके पढ़ते हैं. एक एक करके पढ़ते हैं, सुनना. पहला लिबरलाइजेशन के अंदर बदलाव, डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर. बोलो क्या क्लास? फिर से क्या? डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल. सर पर इसका मतलब क्या हुआ? याद करो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन क्या बोला करता था. वो बोलता था कि स्केड्यूल ए वाले बिजनेसेस को प्राइवेट सेक्टर हाथ भी नहीं लगा सकता. स्केड्यूल बी वाले बिजनेसेस में प्राइवेट सेक्टर खाली सपोर्ट का रोल प्ले कर सकता है. स्केड्यूल सी वाले बिजनेसेस को प्राइवेट सेक्टर कर सकता है ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग लाइसेंस. आपको मैं बता दूं लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट खत्म कर दिया गया, कोई लाइसेंस का दरकार नहीं है. स्केड्यूल ए और बी में इतने सारे बिजनेसेस थे ना जो प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता था, वो लिस्ट को खोल दिया गया. वो लिस्ट को खोल दिया गया और वो लिस्ट को खोलने के बाद प्राइवेट सेक्टर को वो बिजनेसेस जो पहले नहीं अलाउड थे, जो बिजनेसेस प्राइवेट सेक्टर को नहीं अलाउड थे वो अलाउ कर दिया गया. यस यू हर्ड इट करेक्ट. वो बिजनेसेस प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दिया गया. इन इंडिया रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स वेयर एनफोर्स्ड इन वेरियस वेज. आइए पहला बात, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग
अंडर विच एवरी एंटरप्रेन्योर हैड टू गेट परमिशन। देखो 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 क्या क्या बदलाव आया, मत मार्क करना, पहले लर्न करना। बोलो साथ में, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग अंडर विच every entrepreneur had to get permission from government officials to start a firm, close a firm or decide the amount of goods that could be produced। तुम समझ रहे हो कितना गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसका भी लाइसेंस चाहिए था। सब खत्म। प्राइवेट सेक्टर्स वे आर नॉट अलाउड इन मेनी इंडस्ट्रीज। बोला मैं आपको, सम गुड्स कुड बी प्रोड्यूस्ड ओनली इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। याद करो, कार्वे कमिटी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एक्ट 1955 चैप्टर नंबर 2, सब हटा दिया गया। कंट्रोल्स ऑन प्राइस फिक्सेशन, कि गवर्नमेंट प्राइस डिसाइड करेगी, आप नहीं कर सकते अपने ही प्रोडक्ट का प्राइस, ये सारे रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए। ये सारे जगहों पर बदलाव आया। कितनी जगहें बोलिए? 4। पहला क्या था? इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। दूसरा क्या? पहला बात तो था इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग फॉर विच लाइसेंस वाज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ बिजनेस, क्लोज अ बिजनेस, अमाउंट ऑफ गुड्स दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड, सबका लाइसेंस चाहिए था, वो चीज हटाया गया। दूसरा बात, प्राइवेट सेक्टर वाज नॉट अलाउड इन सर्टेन इंडस्ट्रीज, वो ठीक किया गया। रेस्ट्रिक्शंस ऑन प्राइस फिक्सेशन को ठीक किया गया, और कुछ गुड्स रेस्ट्रिक्टेड थे जो खाली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही बना सकते हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बना नहीं सकते, वो सब हटाया गया। ये देखो, ये देखो, देखो देखो, अब आएगा लाइन। चारों रेस्ट्रिक्शन बताया, चारों मजबूरी बताया, चारों दुख बताया, अब उसका संकट से निकालेगा तुमको। देखो, द रिफॉर्म पॉलिसीज इंट्रोड्यूस्ड इन एंड आफ्टर 1991, the reform policy introduced in and after 1991, in and after 1991, you know what it is? Removed many of these restrictions. आई देखो, लाइसेंसिंग, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वाज अबॉलिश्ड फॉर ऑलमोस्ट ऑल। हर जगह लाइसेंस का रिक्वायरमेंट खत्म, खाली कुछ जगहों पर, और वहां पर तो लाइसेंस रहना चाहिए, ये तो हम बोल रहे हैं। कहां कहां? एल्कोहल, एल्कोहल का काम करना आज भी तुमको लाइसेंस चाहिए। तुम लोग अगर आज कैफेज जाते हो, कोई कैफे गए हो या क्लब गए हो, तो तुम देखोगे कि वो कैफे या क्लब में अगर एल्कोहल है, मतलब उसके पास लाइसेंस है, वरना गवर्नमेंट इतना दिन के लिए जेल में डालेगा कि घर वाला नहीं पहचान पाएगा, अगर अगर उसके बिना वो कर रहा है तो, लाइसेंस के बिना। सिगरेट्स, सिगरेट्स, hazardous chemicals, alcohol, cigarettes, hazardous chemicals, industrial explosives, केमिकल्स मतलब समझते होगे, जो केमिकल्स डेंजरस होते हैं, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस एंड ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, ये सब तो की इंडस्ट्रीज है। सर यहाँ तो लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग जब चाहे दवाई का दुकान खोल के बैठ जाएगा? हाँ, मन हुआ कि नहीं हम एक काम करते हैं, दवाई का दुकान खोल लेता है, खोल लेगा दवाई का दुकान? ओ भाई क्या बात कर रहे हो, ऐसे नहीं होता है। जो लोग दवाई का दुकान खोलते हैं ना, उनके पास पहले खुद एक एडुकेटेड डिग्री होना चाहिए फार्मास्यूटिकल्स का। दवाई का दुकान का सर्टेन हाइट होना चाहिए, सर्टेन विड्थ होना चाहिए, तब लाइसेंस मिलता है जाके। हाँ, हाइट भी देखा जाता है, विड्थ भी देखा जाता है दुकान का, तब मिलेगा। द ओनली इंडस्ट्रीज which are now reserved for the public sector are a part of, अच्छा, atomic energy generation and some core activities in railway transport। तो देखो, पहले तो कहां से लाइसेंस हटा, निशान, पहले तो कहां से लाइसेंस हटा, और सब जगह से लाइसेंस हटा, एक्सेप्ट कहां? अवंतिका आज भी लाइसेंस है। एल्कोहल, सिगरेट्स, केमिकल, एरोस्पेस,
एक्सप्लोजिव्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। डिफेंस बिल्कुल गवर्नमेंट के अंदर है, तो इसीलिए तो देखो ना आप, इलेक्ट्रॉनिक, एयरस्पेस, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स, हैजार्डस केमिकल्स और एक्सप्लोजिव सब इधर ही डाला है। अभी देखो ना आगे आएगा, ओनली इंडस्ट्रीज, ये देखो गवर्नमेंट के अंदर वाला आपका जवाब, ओनली इंडस्ट्रीज विच आर नाउ रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट आर अ पार्ट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जनरेशन एंड सम कोर एक्टिविटीज इन रेलवे ट्रांसपोर्ट। एटॉमिक एनर्जी और रेलवे, डिफेंस भी आज के डेट पर काफी चीज गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। तुम लोग को पता हो तो जो ये जो जेट और फाइटर एयरक्राफ्ट्स है, अब अंबानी और अडानी बना रहा है, अंबानी या अडानी में से एक जन बना रहा है। हाँ, समझ आया? तो इसका मतलब अब डिफेंस का भी कुछ काम हैज बीन असाइंड टू अदर्स। हाँ, एटॉमिक एनर्जी नहीं, एटॉमिक एनर्जी नहीं, एटॉमिक एनर्जी नहीं, एटॉमिक एनर्जी और कोर एक्टिविटीज इन रेलवे ट्रांसपोर्ट आज भी रिजर्व्ड है। Many goods produced by small scale industries have now been de-reserved। तुम लोग देखा, जो 4 पॉइंट्स बताया था चारों का तोड़ बताया। In most industries the market has been allowed to determine the prices। 4 कंप्लेंट्स था, चारों कंप्लेंट्स का बदलाव। लिख लो यहां पे चेंजेस, ये है चेंजेस, ये था प्रॉब्लम्स। 4 प्रॉब्लम और कर्ण यहां पर 4 प्रॉब्लम का 4 सॉल्यूशन। चलो आओ एक एक करके बात करें। 4 प्रॉब्लम्स क्या था और 4 सॉल्यूशन क्या हुआ, देखें एक बार देखें। पहला प्रॉब्लम क्या था, इधर देखो, पहला प्रॉब्लम था लाइसेंसिंग। तो हमने क्या पढ़ा कि लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स वेयर अबॉलिश्ड एक्सेप्ट इन सम इंडस्ट्रीज, जैसे एरोस्पेस, एरोस्पेस, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, सिगरेट, एल्कोहल, हजार्डस केमिकल्स, लाइसेंसिंग जहां चाहिए। फिर तुमको क्या पढ़ाया था, कुछ बिजनेसेस रिजर्व थे, डी रिजर्व हो गया। खाली कहां रिजर्वेशन आज भी है, एटॉमिक एनर्जी, कहां, एटॉमिक एनर्जी और कोर एरियाज ऑफ रेलवेज। प्राइस पहले गवर्नमेंट डिसाइड करता था, अब मार्केट। प्राइस अब कौन डिसाइड करता है, मार्केट। और आप लोगों को क्या बताया था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में बिजनेसेस रिजर्व था, हाँ, कि ये प्रोडक्शन या इस गुड्स का प्रोडक्शन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कर सकता है। अब वो रिजर्वेशन खल्लास, डी रिजर्व्ड हो गया। तो अगर आप लोगों को सही पढ़ना है तो डी रेगुलेशन के अंदर याद रखना कितने पॉइंट्स पढ़े हैं आपने, 4 पॉइंट्स। जब आप नंबर्स के साथ अटैच कर दोगे तो याद रहेगा चीज। आप किस हेड के अंदर हो, अभी भूल गए क्या? लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में हम लोग लिबरलाइजेशन ऑफ विच सेक्टर पढ़े, इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब आ जाओ फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर लिबरलाइजेशन पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल सेक्टर में लिबरलाइजेशन कैसे आया। 2-3 तरीके से आया। पहले क्या था, जो आरबीआई होता था ना, आरबीआई वो स्ट्रिक्ट रेगुलेटर हुआ करता था, कोई भी बैंक को ब्रांचेस खोलने नहीं देता था। बाद में आरबीआई का रोल चेंज हो गया फ्रॉम बीइंग अ रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर। अब आरबीआई मना नहीं करता, आरबीआई मदद करता है। रोल हैज बीन चेंज फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर। स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने के लिए सेबी सेटअप हो गया। सेबी बंद तो 1988 में गया था, सेबी को पावर्स कब दिया गया, 92 में। इधर आओ पढ़ते हैं। Financial sector includes financial institutions such as commercial banks, investment banks, stock exchange, operations and foreign exchange market। The finance sector, ये देख लीजिए, the financial sector in India is regulated by RBI। MCQ लिख लो, MCQ। The financial sector in India is regulated by RBI, Reserve Bank of India।
The financial sector in India is regulated by who? By the RBI. आगे क्या लिखा है? The RBI decides the amount of money that the banks can keep with themselves. The RBI decides the amount of money that the banks can keep with themselves. RBI fixes interest rates. RBI decides the nature of lending to various sectors. One of the major aims of financial sector reforms is to reduce the role of RBI from regulator to facilitator of financial sector. Very, very important. To change the role of RBI from regulator to facilitator. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? सुनो. This means that the financial sector may be allowed to take decisions on many matters without consulting the RBI. पहले हर मैटर के लिए कोई भी बैंक होता था, उसको हर चीज के लिए आरबीआई से पूछना पड़ता था. अब बहुत मैटर्स ऐसे हैं जो बैंक खुद डिसाइड कर सकता है, आरबीआई से कंसल्ट करने का दरकार नहीं है. रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर. और बदलाव सुनो. द रिफॉर्म पॉलिसीज लेड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक, इंडियन एज वेल एज फॉरेन. प्राइवेट सेक्टर ही अलाउड नहीं था, बैंक प्राइवेट सेक्टर ही अलाउड नहीं था. रिफॉर्म्स के बाद इंडियन बैंक और फॉरेन बैंक दोनों अलाउ हो गया. फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट इन बैंक्स वाज रेज्ड टू अराउंड 74%. फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट कितना हो गया था? 74%. एमसीक्यू. अच्छा, अगर किसी भी बैंक को नया ब्रांच खोलना है तो वो सर्टेन कंडीशंस मीट करके खोल सकता था. दोस बैंक which fulfill certain conditions have been given freedom to set up new branches without approval of RBI. Though banks have been given permission to generate resources from India and abroad, certain managerial aspects have been retained with the RBI to safeguard the interest of the account holders and nation. कुछ कंट्रोल आज भी आरबीआई के पास है, नेशनल सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए. FIIs, foreign institutional investors such as merchant bankers, mutual funds and pension funds are now allowed to Indian financial market. पहले फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे, वो अलाउ कर दिया गया. तो अगर आप इधर पे चेंजेस पढ़ेंगे तो क्या क्या चेंजेस आपने पढ़े फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर. आरबीआई वाज अ रेगुलेटर अर्लियर, आरबीआई वाज चेंज फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर. प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वेयर अलाउड बोथ फॉरेन एंड इंडियन. FDI limit for foreign banks was set up to 74%. Banks were allowed to set up new branches after fulfilling certain conditions. Foreign institutional investors were allowed to invest in Indian markets. लिबरलाइजेशन के अंदर हमने कितने मेजर्स पढ़े हैं? 2. डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर और क्या बोलो? फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म. और क्या बोलो? फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म. लिबरलाइजेशन अभी खत्म नहीं हुआ है. नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट फ्रॉम टैक्स रिफॉर्म्स. दैट्स इट. गुड बाय एवरीवन.